प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इनकम टैक्स के अंतर्गत यूनिट 3 का एक तीसरा चैप्टर अन्य साधनों से आए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को प्रारंभ कर रहा हूँ। शुरू से कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यह आय का अंतिम शीर्षक है। वे सभी करयोग्य आय जो विशेष रूप से शुरू के 4 शीर्षकों के अंतर्गत मैंने आपको बताया, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे के लाभ, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय। इन 4 शीर्षकों में जो इनकम शामिल नहीं की जाती, ऐसी सभी आय जो हैं इस 5वें शीर्षक अन्य साधनों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाती हैं। कुछ इनकम प्योरली इस हेड के अंतर्गत आती हैं और कुछ इनकम जो बाकी 4 हेड्स में नहीं आती उनको हम 5वें हेड्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। सेक्शन 56(2) के अनुसार कुछ प्रमुख इनकम जो इसी हेड्स के अंतर्गत टैक्सेबल होती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला होता है लाभांश या डिविडेंड। दूसरा होता है आपका कैजुअल इनकम। इसमें आपका लॉटरी का इनाम, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश खेल इत्यादि से आए। उसी प्रकार प्रतिभूतियों पर ब्याज से आए, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है मशीन, प्लांट, फर्नीचर इत्यादि को किराए पर उठाने से आए, यदि ऐसा करना मेरा व्यापार नहीं है। मशीन, प्लांट तो फर्नीचर के साथ साथ कभी कभी बिल्डिंग को भी हम किराए पर दे देते हैं। यदि ऐसा मेरा व्यापार नहीं है तो इस शीर्षक अंतर्गत टैक्सेबल माना जाएगा। कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि जो वेतन शीर्षक या व्यापार पेशे से आय शीर्षक में टैक्सेबल नहीं है, वह भी इस हेड के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार 50,000 रुपये से अधिक राशि का यदि गिफ्ट किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है जो कि मेरा रिश्तेदार नहीं है और किसी मैरिज के अवसर पर यह राशि प्राप्त नहीं होती है, तो वह राशि भी इसके अंतर्गत पूरी कर योग्य मानी जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी इनकम्स हैं जो इसके अंतर्गत आपका कर योग्य मानी जाती हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख आयों का विवेचन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला होता है अंशों पर लाभांश। इसकी कर योग्यता के बारे में क्या नियम है हम समझने का प्रयास करेंगे। अंशों पर लाभांश, डिविडेंड ऑन शेयर्स। तो ऐसा कोई भी लाभांश जो घरेलू या भारतीय कंपनी से मुझे प्राप्त होता है या किसी करदाता को प्राप्त होता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट से किसी प्रकार का लाभांश प्राप्त होता है, 10 लाख रुपए तक की राशि कर मुक्त होती है और 10 लाख से अधिक राशि यदि मुझे प्राप्त होती है तो वह आपका कर योग्य मानी जाती है। लेकिन किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश या सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश कर योग्य माना जाता है, लेकिन इसमें से टीडीएस नहीं काटा जाता। यानी भुगतान करने वाली कंपनी या वह म्यूचुअल फंड आय में से या डिविडेंड में सहकारी समिति आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करती है। तो ये पहला टॉपिक होता है अंशों पर लाभांश। दूसरा आता है प्रतिभूतियों पर ब्याज। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम बाद में आगे चल के करेंगे। यहाँ पर पूरा आपका टैक्सेबल माना जाता है। इनका डिटेल्स अध्ययन जो है मैं बाद में आपको एक टॉपिक के अंतर्गत अलग से आपको बतलाऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है जो आपका सहकारी समिति से प्राप्त ब्याज या लाभांश पूर्णतः कर योग्य माना जाएगा। स्थायी जमा पर ब्याज जो बैंकों में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यदि 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि 40,000 रुपये से अधिक है तो बैंक जो ब्याज का भुगतान करती है उसका कर्तव्य है कि 10% की राशि कटौती टीडीएस के रूप में काट ले या उद्गम स्थान पर कटौती कर ली जाए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन सीनियर पर्सन की दशा में 50,000 रुपये से अधिक राशि पर जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। यदि प्रश्न में शुद्ध ब्याज दिया हुआ है और शुद्ध ब्याज की राशि नेट इंटरेस्ट की इनकम 40,000 या 50,000 से ऊपर है तो शुद्ध ब्याज की राशि को हमको ग्रासअप करना पड़ेगा। जितना प्राप्त ब्याज है मल्टीप्लाइड बाय 100
डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो आपका ग्रास इंटरेस्ट आ जाएगा, और ऐसा ग्रास इंटरेस्ट सकल ब्याज ही इसके अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। लेकिन बचत खाते पर ब्याज की रकम यदि 40,000 से अधिक भी हो तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाता, वह पूरी की पूरी राशि आपका कर योग्य मानी जाती है। इसके बाद हम समझेंगे बैंक ब्याज के अलावा अन्य ब्याज जो मिलता है। तो यदि साझेदारी फर्म के अंतर्गत किसी साझेदार को ब्याज मिलता है, व्यापार पेशी शीर्षक में टैक्सेबल होगा। लेकिन अन्य किसी व्यक्ति ने यदि साझेदारी फर्म में पैसा लगाया है, किसी व्यावसायिक कंसर्न में पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो एकाकी व्यापारी हो या कंपनी हो, यदि ब्याज की रकम जो है 5,000 से ऊपर है तो उस कंपनी, उस साझेदारी फर्म का कर्तव्य है कि 10% दर से टीडीएस काट ली जाए। अब हमें क्वेश्चन हल करते समय ध्यान देना है, यदि ब्याज की प्राप्त राशि 5,000 से कम दी हुई है तो जितना अमाउंट दिया होगा पूरा पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन यदि ब्याज का प्राप्त राशि आपका 5,000 से अधिक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5,400 रुपये दिया हुआ है, ब्याज की राशि मुझे किसी कंपनी से प्राप्त हुई, किसी फर्म से प्राप्त हुई, तो इसे मैं 90% के बराबर मान लूँगा और इसको हम 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, 6,000 का ग्रास अमाउंट आएगा, वह राशि ब्याज के रूप में आपका टैक्सेबल मानी जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बचत खाते का ब्याज सिंगल अकाउंट यदि एकल खाता है तो 3,500 रुपये तक करमुक्त माना जाता है, और यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक राशि करमुक्त मानी जाती है। बैलेंस अमाउंट जो है अदर सोर्स के अंतर्गत आपका टैक्सेबल मानी जाएगी। उसके बाद आते हैं अपन आकस्मिक आय। तो कैजुअल इनकम के अंतर्गत जैसे मैंने बताया लॉटरी, घुड़दौड़ की इनकम जो है, यदि इनकी प्रश्न में दी गई राशि इनाम की राशि दिया हुआ है और वह इनाम की राशि प्रश्न में दी होगी, वो पूरा पूरा आपका टैक्सेबल माना जाता है। लेकिन इनाम की जीती गई राशि प्राप्त की यदि ऐसा दिया हुआ शुद्ध राशि दिया हुआ है तो उसको हमको 30% की दर से सकल बनाना होता है, क्योंकि कैजुअल इनकम पर 30% दर से टीडीएस काटने का नियम है। अब जैसे मान लीजिए लॉटरी का इनाम 1 लाख रुपए दिया हुआ है तो 1 लाख पूरा कर योग्य हो जाएगा। लॉटरी के इनाम की राशि 70,000 रुपये मैंने प्राप्त की तो 70,000 जो है 70% के बराबर माना जाएगा। 70,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख रुपए इनाम की राशि टैक्सेबल मानी जाएगी। यानी किसी भी दिशा में प्राप्त इनाम की राशि टैक्सेबल मानी जाती है, चाहे घुड़दौड़ हो या लॉटरी की इनकम इसके अंतर्गत दिया हो। उसी प्रकार जो टीवी का खेल है, वर्ग पहेली है, जुआ शर्त आदि से आय होती है, इसकी रकम पूरी पूरी आपका टैक्सेबल मानी जाती है, उसको हम टैक्सेबल मान के चलेंगे। एक अगला टॉपिक होता है पारिवारिक पेंशन। मैंने आपको वेतन शीर्षक में बताया था पेंशन जो प्रतिमाह किसी व्यक्ति को मिलती है वेतन शीर्षक में टैक्सेबल होती है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को जो पेंशन मिलती है दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन की प्राप्त राशि में से उस प्राप्त पेंशन का 1/3 अथवा 15,000 रुपये है, जो दोनों में से कम हो कटौती काटकर शेष रकम जो आपका इसके अंतर्गत टैक्सेबल मानी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 42,000 रुपये प्राप्त हुए तो 42,000 का 1/3 14,000 रुपये कम होगा। 42,000 में 14,000 को माइनस कर देंगे, 28,000 रुपये आपका टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन पारिवारिक पेंशन की राशि यदि मान लीजिए आपका 80,000 रुपये है, अब 80,000 का 1/3 26,000 हो जाता है, 26,667 रुपये। यहाँ पर 15,000 में माइनस करूँगा, 80,000 में 15,000 रुपये घटाने के पश्चात जो राशि आएगी 65,000 वह इसके अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी। अगले कुछ टॉपिक्स अगले वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ। थैंक यू।